हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री इन एग्रीकल्चर पे। आज अपन दोस्तों बात कर रहे हैं कृषि विरासत के सेकंड पार्ट की। फर्स्ट पार्ट इसका पहले अपलोड हो चुका है। पहले आपको फर्स्ट पार्ट देखना है, उसमें मैंने पेपर सोल्व करा हुआ है और जितनी भी डेफिनेशन है वो उसी के अंदर से आएगी। ये 100% है, ठीक है। हाँ, अगर 10-20% इधर उधर हो जाए वो बात दूसरी है, वरना पिछले साल के जितने भी पेपर है उनमें से जैसे फर्स्ट सेकंड ईयर में जो चल रहे बच्चे उनको मैंने वो पेपर सोल्व करवाया था, तो उसके अंदर से वो डेफिनेशन आई हुई है। और अब की बार भी क्योंकि इसमें एक कृषि विरासत का भविष्य अपन को, मतलब कृषि विरासत के बारे में क्या हुआ था पीछे, कैसे कृषि का विकास हुआ था उसके बारे में पढ़ना है। तो डेफिनेशन है इसमें, लिमिटेड कोई डेफिनेशन बनती है, लिमिटेड परिभाषा बनती है, उनके बारे में तो अपने पहले ही बात कर चुकी। कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैंने उसमें बता दिया। उस जो फर्स्ट वीडियो का अपना लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। वो पहले देखना है, उसके बाद में आपको इस वीडियो पे आना है। आज अपन बात करेंगे दोस्तों कृषि विरासत। देखो, ये सब्जेक्ट ऐसा ही है कि अपन क्या है कि अपन पढ़ते हैं, शुरू से कर देते हैं, चलो ठीक है, थोड़े थोड़े भाई लोहा युग कब प्रारंभ हुआ, ये अपन चीज छोटी छोटी चीजें इनको ध्यान में नहीं देते रखते। इसीलिए अपन को पता होनी चाहिए कि कृषि कहाँ से इसके इतिहास मिले, कहाँ से कृषि का अवशेष मिले, कैसे कृषि का विकास हुए, ये सारी चीजें अपन को पता चलेगी तब अपन कृषि के क्षेत्र से जानकारी ले पाते। तो आज अपन बात करेंगे कि सबसे पहले तो अपने कृषि का विकास हुआ कैसे। जैसे इसमें अलग अलग काल है, पूर्व काल, पाषाण काल। तो कौन से काल में किस हल का विस्तार हुआ, लकड़ी का हल कैसे बने या उनका विस्तार कब चालू हुआ, तो उन सभी के बारे में आज अपन बात करने जा रहे हैं, ठीक है। जो परिभाषा है 4 नंबर के क्वेश्चन आपको वहां से मिलेंगे। यहाँ से बड़ा क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, 4 नंबर वाला क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। न्यू टाइप का थोड़ा विशेष ध्यान रखना क्योंकि छोटे छोटे इसमें वर्ड है जिनको हर पाषाण काल में अलग अलग नाम से पुकारे गए। तो उन नामों से क्या है कि जैसे न्यू टाइप में आपको दे देंगे, एक छोटी सी टर्म दे देंगे और उसका अर्थ पूछ लेते हैं बहुत बार। तो वो टर्मों का आपको ध्यान रखना है, उस टर्म की परिभाषा भी आ सकती है। पहले अपन बात करेंगे कृषि का विकास हुआ कैसे। ठीक है, अपन को मेनली देखना यही है कि कौन से काल में कृषि का विकास कैसे हुआ, ठीक है, और कब कब कौन कौन से औजारों का इस्तेमाल किया गया। इसमें पहला बेटा काल आता है, ध्यान रखना। पहला अपन को याद रखना है, 4-5 भागों में मैंने बांट के इसको डिवाइड करके एक पोर्शन तैयार किया, उसमें अपन संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेंगे। अपनी सभ्यता है उसमें से भी बहुत बार क्वेश्चन पुट हो जाता है छोटा बड़ा, तो वहां से भी क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। पहला बेटा इसमें पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक युग। ये बहुत बार परिभाषा पूछी जाती है, पैलियोलिथिक युग क्या होता है, इसकी परिभाषा आती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है पैलियोलिथिक युग क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या हुआ था उसके बारे में अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। देखो, इसकी मेनली अपन को जो बात ध्यान रखना, तो इसमें एक तो जो चमड़ी होती है ना, अपने पशु पक्षी मर जाते हैं, उस चमड़ी से कुछ ये मान के सकते हैं औजारों का निर्माण किया गया था। औजारों का निर्माण, ठीक है। चमड़ी से जो औजार बनाए गए थे वो किस युग में बनाए गए थे, पैलियोलिथिक युग में बनाए गए थे। न्यू टाइप में भी क्वेश्चन आ सकता है कि चमड़ी के औजारों का आविष्कार किस युग में हुआ था, तो पैलियोलिथिक युग में हुआ था, ठीक है। दूसरी बात अपन बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो लोग होते हैं ना बेटा, जो पहले अपना जो विकास माना जाता है आदि मानव से, ठीक है, तो उस समय क्या है कि सबसे बड़ी दिक्कत थी भोजन की। तो लोगों ने सबसे पहले इसी काल में शिकारी के रूप में भोजन करना शुरू कर दिया था। किसके रूप में? शिकारी के रूप में। अपने भोजन के लिए जंगलों में भटकते थे, ठीक है। ये चीज मैंने पहले भी बता दी है कि अपने जो आदि मानव है, एक अपना अफ्रीकन ही है और एक अपना जो वर्तमान आदि मानव, दोनों प्रकार का कौन से अफ्रीकी मानव के कैसे आदि मानव का विकास हुआ, वो सारी मैंने बता दी। उनका नाम भी पहले बता दिया, उस वीडियो में आपको अच्छे से मिल जाएगा, तो घबराने की बात है नहीं। इस युग में आपको मेनली 2 ही बात ध्यान रखना है। पहली तो इसमें चमड़ी के औजारों का निर्माण किया गया, दूसरा इसमें मनुष्य अपने भोजन के लिए कुछ मतलब मनुष्य के अंदर इतनी सी दिमाग की क्षमता विकसित हुई कि वो अपन उसको भूख लगने लगी, उसके पेट में लगने लगा कि चलो ठीक है अपन को भोजन करना चाहिए टाइम पे। तो इससे जो ये युग था इसके अंदर मेनली आपको 2 ही चीजें याद रखनी है। पहला चमड़ी के औजारों का आविष्कार होने लगा, दूसरा शिकारी के रूप में भोजन करने लगा, ठीक है। यह पहला इसका युग हो गया।
दूसरे युग की बात करें तो बेटा दूसरे युग में याद रखना आपको मीसोलिथिक युग, मीसोलिथिक ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद करना ही करना है। 4 नंबर वाले क्वेश्चन में आपकी किस्मत अच्छी रही देखने को मिल सकता है ये आपको, ठीक है। मीसोलिथिक, ठीक है। सबसे पहले तो मीसोलिथिक युग था कब का, ये ध्यान रखना आपको। तो बेटा पाषाण काल का अंत एवं नवपाषाण काल की शुरुआत के बीच का नव जो अपना पाषाण काल और नवपाषाण काल के मध्य की जो संक्रमण अवधि थी बेटा वही कौन सा काल कहलाता है, मीसोलिथिक काल कहलाता है। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार न्यू टाइप में आया हुआ है कि पाषाण काल तथा नवपाषाण काल के मध्य की डॉट 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 दे देगा और आपको पूछ देगा अवधि के किस काल में किस युग में गिना जाता है। ध्यान रखना आपको मीसोलिथिक युग में गिना जाता है। सबसे पहले इंपोर्टेंट न्यू टाइप की क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होगा, अगर होता है न्यू टाइप में हो जाएगा या आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उनमें हो जाएगा या ट्रू फॉल्स में भी आपके आ सकता है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहली बात इसकी परिभाषा भी लिखना है, तो ये लिखना है कि पाषाण काल का अंत तथा नवपाषाण काल के शुरुआत की मध्य की जो संक्रमण होती है उसमें जो जितना मध्य का बीच का पीरियड था उसी को क्या कहते हैं बेटा, मीसोलिथिक युग कहते हैं, ठीक है। अब अपन बात करें कि इसके अंदर क्या क्या हुआ था, तो बेटा इसको कृषि का उदय माना जाता है। किसका? इसके अंदर लोग बाग ने कृषि करना चालू कर दी थी, कृषि का उदय माना जाता है। क्या माना जाता है? उदय मतलब यहाँ से कृषि की शुरुआत हो गई थी, कृषि करने की शुरुआत हो गई थी, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करें और ध्यान रखना जैसे ही इसमें कृषि का उदय माना जाता है इसी के साथ कृषि के उदय के साथ इस काल का समापन भी माना जाता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि इसमें ओनली थोड़ी बहुत कोई गिनी चुनी फसलों की या क्या करने वो खेती चालू हो गई थी, लेकिन उसी के साथ ही जो मीसोलिथिक युग था वो खत्म भी हो गया था, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ एक दो बात और एक्स्ट्रा वो आपको याद रखना है। इसके अंदर क्या है कि छोटे छोटे जो अपने पेड़ पौधे थे ना, पेड़ पौधे इनको काटने के लिए जो पॉलिसी के पत्थर आते हैं उनका यूज करना चालू कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखना पॉलिसी युक्त पत्थरों का उपयोग लकड़ियों या झाड़ियों की कटाई में, झाड़ियों की कटाई में, ठीक है, इनका उपयोग करना चालू कर दिया था। किनका? पत्थरों का ध्यान रखना बेटा, किसका प्रयोग कर दिया था? पत्थरों का। आगे फिर आएगा अपने पत्थरों का एक, उसमें थोड़ा ज्यादा डिस्क्रिप्शन, लेकिन इसमें तो अपना इतना ध्यान रखना है कि जो पॉलिसी पत्थर होते थे उनसे पेड़ पौधों की झाड़ियां, आदिमानव था, अपन कृषि का विकास पढ़ रहे तो आदिमानव क्या कर रहा? आदिमानव ने पेड़ पौधों की झाड़ियों को काटने के लिए क्या करा? उसने पत्थरों की छोटे छोटे पॉलिसी पत्थरों का प्रयोग करने लगा था और उनसे क्या झाड़ियों को काटना शुरू कर दिया था, ठीक है। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है बेटा इसमें, बेटा ये ध्यान रखना, मैं फिर कह रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको ध्यान रखना ही रखना है। इसमें कुत्ते को पालतू जानवर भी घोषित कर दिया था, या कुत्ते को एक पालतू जानवर के रूप में जो प्रयोग करने लगे थे वो इसी युग में करने लगे थे, ठीक है। एक चीज और, सबसे पहला पशु ध्यान रखना जो पालतू रूप में प्रयोग किया जाता है कुत्ता, सबसे पहले आदिमानव ने इसी का प्रयोग किया था पालतू पशु के रूप में। पालना शुरू किया था, ठीक है। सबसे पहले आदिमानव ने, यह आपको स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, ये क्वेश्चन आ सकता है 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो इतना लिखना आपको, ये इतना लिख दोगे तो आराम से आप इसमें और ऐड कर सकते हो, 2-4 बातें तो आराम से हो जाएगा ये 4 नंबर में, ठीक है। तो 4 नंबर में क्वेश्चन आता है तो सीधी सी बात है, पाषाण काल तथा नवपाषाण काल के शुरुआती मध्यकालीन संक्रमण अवधि को क्या कहते हैं बेटा? मीसोलिथिक युग कहते हैं। इसके अंदर कृषि का उदय माना जाता है, इसी के साथ साथ इस युग का क्या होता है? समापन हो गया था। इसके बाद में पेड़ पौधे में झाड़ियों को ध्यान रखना, स्पेशल झाड़ियां बेटा, स्पेशल आपको झाड़ियां रखना है, पेड़ पौधे झाड़ियों को काटने के लिए क्या पॉलिश युक्त पत्थरों का उपयोग करना चालू कर दिया था। और कुत्ते में भी कुत्ता होता है अपना, सबसे पहले पालतू पशु कुत्ते को पालना इसमें शुरू कर दिया था, ठीक है।
ये इसकी इंपॉर्टेंट बात है। आपको सदी किसी की याद नहीं करनी है, आपको डेट किसी की याद नहीं करनी है, डेट आपको नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। दो पढ़ लिए बेटा, मैंने इसको इंपॉर्टेंट बताया और ध्यान रखना, यह बहुत बार पूछा जाता है, अनलिमिटेड बार पूछा जाएगा आपको। दो काल पढ़ लिया अपन ने, ठीक है। यहां से क्वेश्चन पुटअप होगा ही होगा और यहां से परिभाषा भी पुटअप हो सकती है। आगे बात करें बेटा अपन, तो अब अपना बात करें कि अपन उसके अंदर बोल रहे थे कि इसमें नवपाषाण काल का शुरुआत हो गई थी, तो अब अगला चलेगा बेटा अपना नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, ठीक है। अब यहां से इंपोर्टेंट चालू हो गया अपन को, नवपाषाण काल क्या होता है, नवपाषाण काल के बारे में आपको पढ़ना ही है। 4 नंबर में क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेगा, नवपाषाण काल, ठीक है। देखो बेटा, नवपाषाण काल में आपने पहले पढ़ लिया था, कृषि का उदय हो गया था उसमें, मिसोलिथिक युग में, मिसोलिथिक युग में कृषि का उदय हो गया था। तो इसके अंदर क्या है कि जो कृषि में नई नई तकनीकें आने लगी, क्या मतलब जो कृषि के अंदर नई नई तकनीकों में बदलाव करने लगा आदि मानव, क्या करने लगा, आदि मानव कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों के साथ बदलाव युक्त कृषि करने लगा, ठीक है, बदलाव युक्त कृषि करने लगा, ठीक है। पहली बात ध्यान रखना, मेसोलिथिक युग में कृषि की उदय हो गया था। यहाँ पे जो कृषि होती है उसके अंदर नई नई तकनीकों का उपयोग करके कृषि के बदलाव करना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो बदलाव युक्त कृषि यहाँ पे शुरू हो गई थी, ठीक है। और एक बहुत बड़े मात्रा में देखा गया बेटा, ये जो आपको तकनीक है ना, ये बहुत बड़े क्षेत्र में देखा गया था, बहुत बड़े, मतलब यहाँ से मान सकते हो कि आदि मानव ने एक सोचने समझने की क्षमता विकसित हो गई थी, ठीक है। इसके बारे में बात करें, वही झाड़ी पॉलिसी पत्रों का उपयोग करने लगा इसमें भी, ठीक है। हाँ, एक चीज और, अब यहाँ पे देखो, कृषि का उपयोग करने लगे, कृषि होने लगे, कृषि में तकनीक अपनाएंगे तो अधिक उत्पादन होगा। तो उत्पादन हुआ, उसी के साथ जैसे यह मिलता नहीं है, लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता हो गई या हड़प्पा सभ्यता हो गई, इनको खोदा गया, तो वहां पे क्या है कि मोटे मोटे जो अपने मिट्टी के लेप से बने हुए, ये मानने चलो कि ड्रम से मिले, उनके अंदर अनाज भरा हुआ था, क्या भरा हुआ था ना, अनाज। तो यहाँ पे मिट्टी युक्त या भंडारण हेतु मिट्टी के मोटे मोटे घरों का निर्माण करने लगे। मिट्टी के घरों में अनाज का भंडारण करना चालू कर दिया था यहाँ पे। अनाज का भंडारण करना चालू कर दिया था, ठीक है। अनाज का भंडारण चालू कर दिया था। पहले तो इसमें तकनीकी अपनाई गई, उसके बाद में अनाज उत्पादन हुआ, तो उसको भरने के लिए बड़े बड़े मिट्टी के घर बनाए गए, ठीक है। सबसे बड़ा अब यहाँ पे देखो, ये इंपोर्टेंट है, दक्षिणी भारत में बाजरा और दालों की खेती के अवशेष मिलते बेटा। इस युग के अंदर जो अपना दक्षिण भारत है बेटा, वहां पे ध्यान रखना, किसमें, दक्षिण भारत में सबसे पहले बाजरा एवं दाल वाली फसलें ना अपनी, जितनी दालों की खेती करना शुरू कर दी थी, ठीक है। इसीलिए तो अपन ने बहुत बार देखते हैं मूंग, जवार है, बाजरे, इनको स्थान भारत है, भारत के, क्योंकि उसी टाइम इनकी खेती शुरू हो गई थी, ठीक है। तो इनका अक्सर क्या माना जाता है, वैसे तो बाजरा का अफ्रीका है, लेकिन अलग अलग आप देखोगे तो वहां पे अलग अलग आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि ओरिजिन प्लेस कहते हैं किसे बेटा, जहां इसकी अधिक जंगली प्रजातियां पाई जाती है, इसके अंदर अधिक विभिन्नता पाई जाती है, वही उसका ओरिजिन प्लेस होता है, ठीक है। तो अपन उधर नहीं जाना, अपने अपना कृषि का विकास देखना है। दक्षिणी भारत में बाजरा और दालों की खेती की क्या हो गई थी, शुरुआत हो गई थी। एक इंपॉर्टेंट चीज और बेटा यहां से निकल के आती है, रेशम, जो रेशम होता है ना बेटा, रेशम कीट, रेशम की खोज हो गई थी इस काल में, रेशम की खोज। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा, रेशम की खोज किस युग में हुई थी, तो नवपाषाण काल में हुई थी। किस काल में हुई थी, नवपाषाण काल में थी। याद रखने वाली बात है बेटा, इसमें मोटी मोटी आपको नवपाषाण काल है। पहली बात तो इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर जो आदिमानव वो कृषि क्षेत्र में बहुत बड़ा
बदलाव देखने को मिला। ठीक है, नई नई तकनीक अपनाने लगा और बदलाव कृषि उत्पादन बढ़ा दिया। अब कृषि उत्पादन बढ़ा तो अनाज बढ़ा, अनाज का उत्पादन बढ़ा तो उसको भरने के लिए मिट्टी के घरों को बनाने का कार्य करना उसने चालू कर दिया। ठीक है, मिट्टी के घर बनाया। उसके बाद में सबसे पहले देखा जाए तो दक्षिणी भारत में बाजरा एवं दालों वाली फसलों की खेती शुरू की कर दी थी। और रेशम कीट की खोज भी बेटा नवपाषाण काल से ही मानी जाती है। किस काल से मानी जाती है? नवपाषाण काल से। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, नहीं मिलेंगे, ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, इसकी वीडियो आपको नहीं मिलेंगे। बहुत अपील आई है बच्चों की, इस वजह से ये वीडियो बहुत ढूंढ के निकाला हुआ है। वही टॉपिक अपने ने निकाला बेटा जिसमें से ज्यादातर क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ठीक है, तो आप 2 वीडियो देख लोगे तो इतना तो मैं कह सकता हूँ 75% नंबर आपके आ जाएंगे। फर्स्ट और ये वीडियो देख लोगे तो आपके 75% नंबर आ जाएंगे बेटा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े 2 वीडियो देख के चले गए तो भी आपके 75 नंबर आ जाएंगे। बस आप पे वेरी करता है कि आप लिखते किस तरीके से हो। ठीक है, मेरे पे वेरी होके मत चले जाना कि सर ने कह दिया 2 वीडियो देख लिया, याद कुछ है नहीं, 2 वीडियो देख के जाना नहीं है। 2 वीडियो में क्या बताएगा वो याद करके जाना है, आराम से आपको निकल जाएगी। ठीक है, अगला ही बता बेटा, चालकोलिथी। तो नाम है अजीब अजीब है, इनके बताओ। चालकोलिथिक संस्कृति वैसे है बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, आप इसको पढ़ोगे तो बहुत इंटरेस्ट आता है बेटा इसको पढ़ने में। ठीक है ना, इसको बेटा इंपोर्टेंट कर लेना। फिर एक बात यहां से क्वेश्चन पुटअप होता है कि तांबे एवं कांस्य का युग किसको माना जाता है? तो चालकोलिथी संस्कृति को या चालकोलिथी युग को माना जाता है। किसको माना जाता है? चालकोलिथी को। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना सबसे पहले तांबे प्लस कांस्य, तांबा प्लस कांस्य के साथ साथ पत्थरों के औजारों का आविष्कार हुआ। पत्थरों के औजारों का आविष्कार हुआ बेटा, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये याद रहे नहीं रहे, ये 2 चीजें याद रखना, तांबा और कांसा आपको। ठीक है, पहली चीज ये आती है कि तांबे और कांसे का शुरुआत किस युग से मानी जाती है? तो ध्यान रखना चालकोलिथी संस्कृति या चालकोलिथी युग से। ठीक है, इनका उपयोग बड़े सामुदायिक रूप में होने लगा। ठीक है, या समुदायों द्वारा करने लगा, सामुदायिक रूप में होने लगा, समुदाय द्वारा करने लगा। समुदाय का मतलब एक विशेष गांव क्षेत्र के द्वारा इनका उपयोग करने लगा। ठीक है, इसके बाद में बात करें तो इसके अंदर हल का आविष्कार हुआ, लकड़ी की हल का। ठीक है, हल का आविष्कार हुआ। अरे भाई सन सबको याद है, युग याद नहीं है आपको। सन तो मेरे को पता है, 27 आप कर दोगे, लेकिन आपको यह पता होनी चाहिए कि इसके अंदर किस युग के दौरान इस हल का आविष्कार हुआ, तो वो याद होना जरूरी है आपको। चालकोलिथी युग के दौरान इसका आविष्कार होना शुरू हुआ। ठीक है, आविष्कार हुआ था। पहाड़ी क्षेत्रों में खेती प्रारंभ कर दी थी इस युग के अंदर। कौन से क्षेत्रों में हुआ था ये ध्यान रखना आपको, पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में क्या इसकी खेती का प्रारंभ हो गया था। सिंचाई के लिए नहरों में नदियों का प्रयोग करने लगे थे, या ऐसे बोल सकते हो सिंचित खेती प्रारंभ हो गई थी, सिंचित खेती प्रारंभ हो गई थी। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना यहाँ पे, डिबलिंग विधि। देखो वैसे डिबलिंग विधि नहीं बोल सकते आपको, लेकिन मेरे हिसाब से ये डिबलिंग ही है। कैसे बेटा? अपन देखते हैं कि डिबलिंग में क्या करते हैं, एक लकड़ी लेते हैं, लकड़ी को नुकीली करके उससे अपन पेड़ चोपते चलते हैं। तो ये जो ये विधि है ना, इसी के अंदर भी ये जो अपना काल है चालकोलिथी, इसके अंदर भी आदि मानव क्या करता था, एक लकड़ी लेता था, उसके अगले भाग को नुकीला करके जमीन के अंदर गड्ढे खोद खोद के बीज जो लगा उगाया करता था, तो पेड़ पौधे से लगे थे। तो वो एक डिबलिंग विधि हो गई, तो मैं इसको डिबलिंग विधि कहूंगा। क्या कहेंगे? डिबलिंग विधि का आविष्कार भी हो गया, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन पुटअप हो सकता है यहाँ से, डिबलिंग विधि का आविष्कार किस काल से माना जाता है? चालकोलिथी संस्कृति से या चालकोलिथी काल से माना जाता है, आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, डिबलिंग विधि की इससे शुरुआत हो गई थी। ठीक है, ये इसमें इंपॉर्टेंट चीजें बेटा इतनी से आपको याद करना ही करना है। 5-6 पॉइंट है, 5-6 पॉइंट में आपको जब 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो इतना हिंट मिलने में बहुत होती है। ले लो इसका स्क्रीनशॉट आगे और चलते बेटा, अभी बहुत पड़ा बाकी।
अगली बेटा अपनी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु सभ्यता। अब यहां से देखो दो सभ्यता इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपने एक तो सिंधु हो गई और एक हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता। तो ये दोनों एक दूसरे का मिला जुला रूप ही है, विशेष का ध्यान रखना, सिंधु और सभ्यता एक का ही, ठीक है। लेकिन अपन को अलग अलग पढ़ना है, सिंधु सभ्यता को और हड़प्पा सभ्यता को, ठीक है। सिंधु सभ्यता के बारे में देखो, पहले बात करते हैं सिंधु सभ्यता। इसका दूसरा नाम क्या था वो भी आपको याद रखना चाहिए, इंडस सिविलाइजेशन। इंडस सिविलाइजेशन इसका दूसरा नाम है, ये भी देखे आपको पूछ सकता है, अगर ये से नाम दिया है तो भी आपको सिंधु सभ्यता के बारे में बताना। देखो पहली बात करते हैं तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये 1922 में, पहले पता कब चला था सिंधु घाटी सभ्यता का, तो 1922 में क्या है कि पंजाब के, सॉरी पंजाब नहीं, पाकिस्तान के सिंध या पाकिस्तान का जो सिंध क्षेत्र है ना, सिंध क्षेत्र में रावी नदी, पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में, सॉरी रावी नहीं, पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में सिंध प्रांत से माना जाता है इस सभ्यता को दे, ठीक है। अब देखो इसका कैसे उदय, 1922 में क्या हुआ कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत क्षेत्र में क्या है, कुछ जगह खोदा गया तो वहां पे इसके अवशेष मिले सिंधु घाटी सभ्यता के। जैसे पहले से कोई टोमरी सी बनाई हुई थी, उसके अंदर अनाज भरा हुआ था, या जैसे मान ले चलो कपास की खेती के अवशेष मिले, गेहूं की खेती के अवशेष मिले, तो उसके आधार पे वहां से सिंधु घाटी सभ्यता को बनाया जाता है, ठीक है। वहां पे जब अपन इनकी खोदा गया तो इनमें देखा गया कि सिंचाई के अलग अलग चैनल बने हुए थे बेटा, क्या, तो यहाँ पे सिंचित खेती की मानी जाती है, सिंचित खेती का उदय या सिंचित खेती की जाती थी सिंधु घाटी सभ्यता में, क्या की जाती थी, सिंचित खेती की जाती थी, ठीक है। इसके बाद में बात करें अपन, तो इसमें एक मैंने कहा था ना कुछ टर्म आएंगे, वो टर्म आपको याद करना है। इसमें बेटा एक चीज मिली थी अभी, ग्रेट ग्रेनरी, ग्रेट ग्रेनरी, देखो नाम अटपट है, ग्रेट ग्रेनरी ऐसा लग रहा है जैसे इंग्लिश वर्ड है। ग्रेट ग्रेनरी बेटा उसको कहते थे, याद रखना, हड़प्पा सभ्यता में मेनली देखने को मिला था। मैंने कहा था दोनों मिला जुला रूप, लेकिन हड़प्पा का ध्यान रखना, ये जो ग्रेट है ये आपको हड़प्पा में लिखना है, सिंधु में नहीं लिखना है। लेकिन फिर भी आपको सिंधु में भी ऐसे अवशेष मिले थे जो घमटी नुमा सचन जिनमें अनाज भरे हुए थे, तो वो भी ग्रेट ग्रेनरी कहलाई। तो आपको ग्रेट ग्रेनरी इसमें ध्यान नहीं रखना, आपको हड़प्पा सभ्यता में ध्यान रखना है, इसमें ध्यान नहीं रखना आपको, ठीक है। इसमें आपको मेनली ये ध्यान रखना है, ये कहाँ पे है सिंधु घाटी सभ्यता, 1922 में पाकिस्तान के सिंध प्रदेश में कुछ जगहों पर जहां खुदाई की गई थी तो वहां पे सिंचित खेती के अवशेष मिले, प्लस वहां पे चावल, गेहूं, कपास आदि की खेती के क्या मिले थे, अवशेष मिले थे या प्रमाण मिले थे। इसी आधार पे हाँ एक ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता से मिश्रित खेती के अवशेष भी मिले थे बेटा, मिश्रित खेती के अवशेष भी। तो ये चीजें आपको सिंधु घाटी सभ्यता में याद रखनी है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। इसके बाद में देखो, अब आती है अपनी हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का उदय कहां से माना जाता है बेटा, पंजाब से माना जाता है। कहां से माना जाता है, पंजाब से, ठीक है। पंजाब में भी कहा, रावी नदी, इसी भैंस का भी उद्गम स्थल है रावी नदी से, नीली रावी भैंस की किस्म है, ठीक है। इसके कारण नीली रावी की आंखें की रंग होती है, वो कैसे होती है, नीला नीला दिखता है इसलिए, ठीक है। नीली रावी जो रावी नदी है, पंजाब क्षेत्र के रावी नदी जहां वहां पे खोदा गया तो वहां पे हड़प्पा सभ्यता का अवशेष मिले थे, ठीक है, इसके हड़प्पा सभ्यता के। अब देखो इसमें क्या होता है, इसके अंदर याद रखना आपको ग्रेट ग्रेनरी, ग्रेट ग्रेनरी इसके अंदर याद रखना है। देखो ग्रेट ग्रेनरी होता क्या है बेटा, तो स्पेशली ये अनाज का भंडारण घर होता है, अनाज का भंडार गृह, ठीक है। मतलब मिट्टी की बनी हुई एक संरचना होती है जिसकी आपको आकार अगर याद रहे तो रख लेना,
15x20 होता है फीट में, याद रखना, ठीक है। ये इसकी लंबाई चौड़ाई होती है। ऐसा कोई एक डोम बनाया जाता है जिसके अंदर क्या अनाज का भंडारण किया जाता है, उसे ग्रेट ग्रेनरी कहते हैं। ये किसमें मिला था? तो ये हड़प्पा सभ्यता में मेनली आपको याद रखना मिला, बाकी उसमें था, लेकिन ये मुख्य आपको हड़प्पा सभ्यता में बहुत ज्यादा देखने को मिले थे, ठीक है। ये मोटी मोटी बात होगी दो सभ्यताओं की। हालांकि अपन हड़प्पा सभ्यता को और वापस पढ़ेंगे एक बारी, उससे पहले मैं थोड़ा सा बीच में इनका जिक्र आया तो अपने कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा वैदिक काल की। किसकी करते हैं? वैदिक काल की। देखो इनसे क्वेश्चन पुटअप होता नहीं है स्पेशली, लेकिन फिर भी कभी आ जाए। वैदिक काल तो होता है बेटा वेद। वैदिक काल में क्या हो? वेद। और वेद का अर्थ क्या होता है? विज्ञान या ज्ञान, ये मान के चलो। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है बेटा, ठीक है। तो वैदिक काल में ऋषि मुनि होया करते थे। ऋषि मुनि क्या करते थे? ज्ञान, जो वैदिक है ये ज्ञान से संबंधित है। इस युग को ज्ञान का युग भी कहा जा सकता है, ध्यान रखना। किसका? ज्ञान का युग। जितने भी गुरुकुल चलते थे वो इसी समय चलते थे, वैदिक काल में, ठीक है। देखो जो वैदिक काल है ना, इसके अंदर आर्यों ने क्या है कि जो नदी के आसपास का, वैदिक काल किनका माना जाता है? आर्यों का माना जाता है। इस काल में आर्यन, ठीक है, आर्य जो स्वामी हो जाते हैं अपने, ये गुरुकुल चलाते हैं, अपन देखते हैं उनको आर्य माना जाता है, ठीक है। जैसे आर्य भट्ट भी था वैसा आर्यन है। तो आर्यन क्या करे, जो आर्य समाज के लोग थे उन्होंने क्या है कि इसके अंदर भूमि पे ऊपर कृषि करना, अपने बहुत सारे बड़े समुदाय में कृषि करना शुरू कर दिए थे, ठीक है। आर्य समाज ने क्या कृषि करना शुरू कर दी थी, ठीक है। इसके बारे में बात करें तो ये सबसे पुराना माना जाता है, ठीक है। ये पुराना काल है या पुराना युग है। अपने मानव की उद्भव का काल है तो सबसे पुराना काल ये। शिक्षा का काल भी यहाँ से ही शिक्षा शुरू हुई थी, ठीक है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना इसमें। अब आर्य ने कृषि चालू की, तो आर्य ने सबसे पहले कृषि चालू की, एक तो चावल की प्लस कपास की, और यही आपको दोबारा हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलेंगे। चावल और कपास का विशेष मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना, अगर चालू की बात आए तो आपको ध्यान रखना कहाँ चालू हुई थी? वैदिक काल में। किसकी? चावल और कपास की। अगर इसके प्रमाण की बात आए तो कहाँ मिलती है? हड़प्पा सभ्यता में। प्रमाण की बात आए तो हड़प्पा सभ्यता याद रखना है। शुरू कब की गई थी? तो आपको वैदिक काल याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब आर्यन बहुत दिमागदारी व्यक्ति थे, ज्ञान वाले व्यक्ति थे। तो इन्होंने क्या, पहले आदि मानव पेड़ पौधों की पत्तियों से अपना शरीर ढकता था, लेकिन इस युग में क्या है कि ऊन के वस्त्रों की भी शुरुआत हो गई थी बेटा। किसके? ऊन के वस्त्रों की। तो आर्यनों ने ऊन के वस्त्र पहनना चालू कर दिए थे। अपने हाथों से बुन बुन के क्या ऊन के वस्त्र पहनते थे आर्यन, ठीक है। एक और, आर्यनों ने जौ की फसल को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया था। जौ की फसल को, ध्यान रखना बेटा, किसकी फसल को? जौ की फसल को। और मेनली ये माना जाता है कि आर्यन ओनली जौ की रोटी खाते थे बेटा। किसकी खाते थे? जौ की रोटी। देखो जौ की रोटी सही भी है, इसका पाचन जल्दी हो जाता है अपने पेट में ना, जौ की रोटी का। तो ये आपको आर्य जो बौद्धिक काल है इसमें याद रखना। बौद्धिक काल किनका काल माना जाता है? आर्यों का काल माना जाता है, ज्ञान का युग माना जाता है। इसमें कृषि की शुरुआत हो गई थी, सबसे पुराना युग है। इसमें जौ की खेती को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया गया था। चावल प्लस कपास की खेती का भी इसमें शुरुआत की गई थी। ऊन से बुने कपड़े किस युग में पहनने लगे थे? तो बौद्धिक काल में। यहाँ से याद रखना आपको, ठीक है। मेरे को लग रहा है बेटा एक वीडियो और बनाना पड़ेगा, एक में काम नहीं होगा। अभी बहुत पोर्शन बचा हुआ है ना, मैं कोशिश करता हूँ जितना हो पाएगा उतना। इसके बाद में आता है बेटा मुगल काल। देखो कृषि का उद्भव अपन पढ़ते ही नहीं, इतनी पीछे का अपन बीएससी करना है तब पता चला ना कि कृषि का उद्भव हुआ कैसे, अब उनको पता ही नहीं था। देखो मुगल काल, मुगल काल बेटा यहाँ पे राजा महाराजा वाला काल था। किनका? राजा महाराजाओं का काल माना जाता है मुगल काल। और मुगल आया तो मुगल किन्हें कहते हैं? विदेशी राजा थे, विदेशी जो मुस्लिम राजा थे उनका काल माना जाता है, क्योंकि इस टाइम भारत के ऊपर इनका ही शासन था। किनका था? मेनली जैसे अकबर हो गया, बाबर हो गया, इनका शासन काल का युग है, उसको क्या कहते हैं? मुगल काल कहते हैं। किनके? बाबर का।
अकबर का और शाहजहां का। इन तीन का मेनली आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे आपको मुगल काल याद रखना है, लेकिन इनके युग में एक बाबर की एक बुक है बेटा, बाबरनामा। ठीक है, क्या नाम बुक है? बाबरनामा। और इसमें बाबर ने तो इंडिया के लोगों के बारे में बहुत बखान किया था, भारत के लोगों के बारे में बहुत बखान किया था। बाबरनामा बुक के अंदर लिखा हुआ है, उसने करसी के बारे में बहुत अच्छा लिखा है। जो बाबरनामा बुक है बाबर की, ये खुद ने अपनी जीवनी पे लिखवाई थी, लेकिन इसके अंदर करसी के बारे में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। करसी की बहुत बढ़ावा देने के लिए लिखा था बाबर ने। बाबर ने क्या किया, यहाँ पे कर लेना चालू कर दिया था करसी के अंदर। बाबर को पता था कि करसी को बढ़ावा मिलेगा, और करसी को बढ़ावा मिलेगा तो अपन करसी से आर्थिक इकोनॉमी मतलब अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। तो उसने क्या, किसानों को करसी करवाना चालू कर दिया, और करसी के ऊपर जो कर लगा दिया, टैक्स लगाना चालू कर दिया था। कर क्या बोले तो टैक्स लगाना चालू कर दिया था। वो अपना आगे पढ़ेंगे कौन से किताब। ठीक है, ये जब अपन आर्ट पढ़ते हैं उनको भाई ज्यादा ध्यान है, अपन को इतना ध्यान नहीं है। अपन को इतना पता है, कभी पढ़े थे बाबरनामा, कोई बुक होती है बाबर की, तो बेसिक सी नॉलेज है। देखो मुगल काल था, मुगल काल में क्या है कि राजा महाराजा हुआ करते थे, तो गांव का मतलब शहरों में नहीं रहती थी। लगभग 85% जनसंख्या गांव में निवास करती थी, क्योंकि राजा महाराजा कालों में गांव ज्यादा गांव में रहते थे। ठीक है, तो 85% जनसंख्या कहाँ रहती थी? गांव में रहती थी। मतलब मेनली बात करें तो अपन शहरों में यहाँ पे कम रहते थे, और जनसंख्या कहाँ रहती थी? अधिक गांव में बेटा। ये तो अब जाके बसने लग गए। ठीक है, जैसे कोरोना में तो भगे थे गांव की तरफ। वैसे क्या पहले क्या रहते थे? गांव में बहुत ज्यादा रहते थे, राजा महाराजा काल चलता था। नदियां तालाबे कुएं बनवाने चालू कर। देखो आप जब भी पढ़ोगे, कोई भी राजा महाराजा पढ़ते हो तो कहते हैं कि वो उस झील का निर्माण करवाया। जैसे अपन सांबर झील की बात करते हैं, किसकी? सांबर झील की। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? वासुदेव ने। किसने करवाया था? वासुदेव चौहान ने। मैं कोई कंफर्म नहीं है, वासुदेव नहीं करवाया था शायद, मेरे हिसाब से जितना मेरे को याद है वासुदेव चौहान नहीं करवाया था। ठीक है, तो इसका निर्माण झीलें तालाबों का अपन को याद रखना है कि इस काल के अंदर किसने ने, जो इनका ज्यादातर झीलों का तालाबों का निर्माण किनके द्वारा करवाया था? राजा महाराजाओं के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इस युग के अंदर किन किन का निर्माण हुआ था? नदियों का निर्माण हुआ था, तालाबों का निर्माण हुआ था, नदियों का, तालाबों का, झीलों का। पिछोला झील हो गई, निक्की झील हो गई, तो इनका निर्माण इस युग में हुआ है। ठीक है, हाँ। अब ये बात हो गई मोटी मोटी। अब अपन बात करें बेटा, मैंने कहा था कि इसने करसी को विशेष ध्यान दिया, तो इसने राजस्व विभाग जारी कर दिया था। मतलब करसी को संभालने के लिए अलग से इसने एक राजस्व विभाग बना दिया था, और उस विभाग का काम क्या था? कर वसूल करने का। क्या काम था बेटा? कर वसूल करने का। ठीक है, तो इसने इस राजस्व विभाग को 2 भागों में बांट दिया था। कितने भागों में बांट दिया था? 2 भागों में। अपन को इसके 2 भाग याद रखने, कौन कौन से? इसने 2 भाग बनाए थे। पहला बनाया था केंद्र के या साहसी। ठीक है, और दूसरा बनाया था इसने स्थानीय या प्रांतीय। स्थानीय या प्रांतीय। अब देखो केंद्र की कैसे, जैसे मैं बताता हूँ आपको केंद्र की। मान लो कि जैसे कोई राजा है, वो दिल्ली पे राज कर रहा है। ठीक है, तो उसने क्या करा कि वहां से ऑर्डर लगा दिया। किसको ऑर्डर लगाएगा? स्थानीय को, जो स्थानीय राजा था उसको, कि फलाने गांव में इतना कर लागू करना, इतना टैक्स करना है। तो ये 2 प्रकार की इसने अर्थव्यवस्था बनाई थी राजस्व विभाग में, कि पहले तो केंद्र की, जो केंद्र के लेवल पे कार्य करेगी, दूसरी स्थानीय, जो स्थान बोले तो अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। एक है स्टेट लेवल की, एक है डिस्ट्रिक्ट लेवल की। इसने ऐसे बना दी थी। ठीक है, तो ये क्या ऑर्डर करती थी, और ये इनका पालन करती थी, और ये किसको करवाती थी? ये किसानों को करवाती थी। तो इसने राजस्व विभाग में बहुत बार क्वेश्चन पूछा था कि राजस्व विभाग, अकबर ने राजस्व विभाग में कितने प्रकार की संस्थाएं बनाई थी? 2 प्रकार की बनाई थी, एक तो केंद्र की और एक स्थानीय संस्था। केंद्र के संस्थान का कार्य था स्थानीय संस्था का संचालन करना, और स्थानीय संस्था थी, उसका कार्य क्या था? किसानों को से कर वसूली करना। अब ये जब कर वसूली करती थी, तो इसका 2.5% कर तो यही रखती थी, बाकी बचता था वो इसको सीधा जाता था। तो इनका अपन आगे पढ़ेंगे, अभी बहुत आएगा इनके बारे में। तो वहां पे कर कैसे लागू हुआ, कैसे नहीं हुआ। अब देखो, कर बनाने के लिए इसने एक पद्धति लागू कर दी थी अकबर ने। यह पद्धति पूछ सकता है, क्योंकि 8 नंबर में सॉरी बड़ा क्वेश्चन आता है आपके, 8 का आता है, 10 का आता है, वो क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। इस पद्धति को आप याद रखना, जब्ती पद्धति। जब्ती पद्धति।
देखो जब्ती पद्धति के बेटा कितने चरण होते हैं? 5 चरण होते हैं। इसने 5 चरणों में बांटा है इस पद्धति को। कितने में? ये 5 चरण इंपॉर्टेंट है, इस पे ही आपकी कृषि विरासत पूरी टिकी भी है। कितने चरण है बेटा? 5 चरण है मेनली। ये 5 चरण आपको अच्छी तरह से समझना है, कौन से चरण में क्या हुआ, कौन से में क्या नहीं हुआ, ये आपको इंपॉर्टेंट समझना है। इसमें भी आपके 2 चरण है वेरी इंपॉर्टेंट है, वो आपको स्पेशल याद रहना चाहिए। देखो इसका पहला चरण था, वो था भूमि का मापन। देखो राजा महाराजाओं के जो पहले का युग था, राजा महाराजा आने के बाद तो हालांकि अपने अपने भूमि पे स्वामित्व हो गया था, लेकिन इसके पहले का जो युग था उसमें भूमि पे कोई स्वामित्व नहीं था। तो अब क्या है, पहला ही इसका जो चरण था उसमें क्या था कि भूमि का मापन करो। अकबर ने या जो भी अपने मुगल राजा थे उन्होंने कहा भूमि का मापन करो कि कितनी भूमि किस व्यक्ति के पास है, फिर उसी हिसाब से उस पर क्या कर लगाया गया था। तो ध्यान रखना, भूमि का मापन शुरू किसने किया था? तो शेरशाह ने। किसने शुरू किया था बेटा? शेरशाह नामक मुगल राजा था, उसने भूमि का मापन शुरू कर दिया था। और इसके द्वारा जो भूमि की मापन की इकाई दी गई थी वो दी गई थी बेटा इलाही गज। इलाही गज, तो अभी भी बोलते हैं ना अपन गज में, जो गज की इकाई दी गई थी वो किसके द्वारा दी गई थी? शेरशाह के द्वारा दी गई थी। ध्यान रखना आपको भूमि के मापन में, सब सीधी सी बात रखना, भूमि का मापन करवाया गया था किस राजा के द्वारा किया गया था? तो शेरशाह राजा के द्वारा करवाया गया था। ये आपको याद रखना है इसके अंदर तो ओनली। बस अगली बात करते हैं अपन, भूमि का मापन पहला चरण हो गया इसका, ठीक है। दूसरे चरण की बात करें तो इसका दूसरा चरण है बेटा भूमि का वर्गीकरण। दूसरा चरण क्या है? ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इसका इंपॉर्टेंट है, भूमि का वर्गीकरण। भूमि का वर्गीकरण ये इंपॉर्टेंट ही वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो पहले तो इसका एक शेरशाह ने भूमि की उत्पादकता के आधार पर उसका वर्गीकरण किया था। किसके आधार पर? उत्पादकता के आधार पर। मतलब किसी व्यक्ति के पास कितनी भूमि है और उसमें कितना उत्पादन हो रहा है, उसका आधा हिस्सा, ठीक है, उसका 1/2 हिस्सा। 1/2 हिस्सा कौन लेगा? बहुत शेरशाह के पास जाएगा, और 1/2 हिस्सा वो रहेगा किसान के पास। उसमें से भी 1/2 भी नहीं बोल सकते, अभी मान के चलो 1/3 हिस्सा ही रहता था किसान के पास, क्योंकि आधा बीच के वो अपने साहूकार आरती वारते होते वो ले लेते थे। क्यों? ठीक है। तो शेरशाह ने भूमि की उत्पादकता के आधार पर इसका वर्गीकरण किया था, ठीक है। इतना आपको शेरशाह में, इसके अंदर एक अकबर का मेन रोल था बेटा, अकबर था ना उसका था। तो शेरशाह ने तो उत्पादकता के आधार पर वर्गीकरण किया था, ठीक है। हालांकि अकबर, देखो कहाँ अपन को कौन से अकबर पढ़ने पड़ रहे, अकबर ने भी उत्पादकता के आधार पर वर्गीकरण किया था। अकबर ने भी उत्पादकता के आधार पर वर्गीकरण किया था, लेकिन इसने 4 भागों में बांट दिया। जो वर्गीकरण किया था उसमें 4 भाग डिवाइड कर दिए थे इसने। इसकी कुछ शर्तें थी। तो इसने 4 भागों में किसे बांटा? पहला था बेटा पोजल। देखो ये वर्ड आपको याद रखना बेटा, यहां से आपको परिभाषा पूछ सकता है। पोजल, परिति, चाजर, मुसलमानों वाला ना मुगल राजा थे तो उसी तरह के नाम रखा करते थे। एक हो गया बंजर, या वंजर भी बोल सकते हैं आपको। देखो पोजल किस भूमि को कहा गया बेटा? इसने भूमि का वर्गीकरण किया, भूमि की उत्पादकता के आधार पर 4 भागों में डिवाइड कर दिया। कितने भागों में? 4 भागों में। क्वेश्चन पूछ सकता है बाबर के अनुसार उत्पादक भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला बेटा पोजल। तो पोजल किस भूमि को कहा? इसने कहा कि ऐसी भूमि जिसमें एक वर्ष में 2 फसल उत्पादन ले सकते हैं। 2 फसल उत्पादन ले सकते हैं, मतलब ऐसी खेती या ऐसी भूमि जिससे अपन एक वर्ष में 2 फसलों का उत्पादन कर सकते हैं, उस भूमि को पोजल भूमि कहा, ठीक है। प्रीति भूमि किसे कहा बेटा? मतलब इसके अंदर अपन 2 फसल उत्पादन करने के बाद, ठीक है, उसको 1 साल तक रिक्त, 1 वर्ष तक खाली छोड़ देते। क्या करते? खाली छोड़ देते।
चार्जर, इसमें तृतीय वर्गों में खेती होती है, मतलब पूरी भूमि को 3 वर्गों में बांटते फिर उसकी खेती करते हैं चार्जर, ठीक है। मतलब एक वर्ष इसमें, एक वर्ष इसमें, एक वर्ष इसमें, उसको चार्जर भूमि कहा जाता है। बंजर में इसमें 5-5, 6-6 वर्षों के बाद खेती की जाती है, ठीक है। तो अपन बात करें, देखो पोजल क्या होता है। पोजल तो वो भूमि कहलाएगी जिसके अंदर क्या लगातार एक वर्ष में 2 फसल उत्पादन कर सकते हैं, वो पोजल भूमि कहलाएगी। प्रीति के अंदर क्या है, एक साल में अपन 2 फसल उत्पादन कर लेंगे, लेकिन उसके जस्ट अगले ईयर अपन उसको 1 साल खाली छोड़ देंगे, वो प्रीति भूमि कहलाएगी, ठीक है। चार्जर में क्या है कि उसको जो अपना खेत है भूमि, उसको 3 भागों में डिवाइड कर देंगे और 3 टुकड़ों में एक एक साल खेती करेंगे इससे, ठीक है। तो इसको क्या अपन भूमि को भी रिलैक्स मिल जाएगा और पोषक की भी न्यूनतम मात्रा बनी रहेगी। बंजर भूमि आप अपने गौचर वाली भूमि को भी बोल सकते हैं, इसमें मान के चलो 5-6 वर्षों के बाद खेती की जाएगी, वो बंजर भूमि कहलाएगी। तो बेटा याद रखना, अकबर का उत्पादकता के आधार पर भूमि का वर्गीकरण 4 प्रकार का है, पोजल, प्रीति, चार्जर, बंजर, ठीक है। इसके बाद में बात करें बेटा, तो अपना अगला आता है, इसी के अंदर है बेटा, उत्पादन के आधार पर फिर भूमियों को इसने 3 भागों में डिवाइड किया था। उत्पादन के आधार पर, ठीक है। ये आपको नॉर्मल से याद रखना है। 3 प्रकार कौन सा, पहला बेटा उत्तम उत्पादन वाली भूमियां, मध्यम उत्पादन और निम्न, मतलब ऐसी भूमि जिसमें लगातार अपन फसल उत्पादन कर रहे हैं और उसमें अधिक उत्पादन प्राप्त हो रहा है, वो तो उत्तम भूमि हो गई। जिसमें अपन फसल बो रहे लेकिन लगभग अपने अनुमानित उपज उसके लगभग बराबर हो रहा था, वो मध्यम हो गई। और निम्न में अपन फसल उत्पादन कर रहे हैं लेकिन उत्पादन अपन को कम प्राप्त हो रहा था, वो निम्न भूमियां हो गई है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा और ये भी आप याद रख लेना। जब्ती पद्धति इंपॉर्टेंट है, जब्ती पद्धति को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में बात करें अपन इसका तीसरा चरण है इसका, ठीक है। 2 चरण हो गए, तीसरा चरण है भू राजस्व। भू राजस्व मतलब भू राजस्व का निर्धारण, मतलब अकबर ने कहा था कि ठीक है भाई, अपन ने भूमियों का वर्गीकरण तो कर दिया, लेकिन अब अपन ने टैक्स भी तो लगाना चालू करे, कर भी तो लेना चालू करे। तो इन्होंने क्या करा कि एक जो कर लेने के लिए, जो अपना भू राजस्व कर निर्धारण करने के लिए एक तालिका का निर्माण करा। किसका? तालिका का। इस तालिका का नाम था बेटा दर तालिका। दर तालिका क्या नाम था? इस दर तालिका के आधार पर ही इन्होंने कर लेना शुरू किया था। किसके आधार पर? दर तालिका के आधार पर। और इसके आधार पर इसने कर कितना चालू किया था बेटा कि जितना उत्पादन होता है उसका लगभग 87% से 81% जाएगा किसके पास? मुगल राजा के पास। मतलब भू राजस्व निर्धारण के अंदर एक दर तालिका का निर्माण किया गया था और दर तालिका के आधार पर भू राजस्व कर का लागू किया गया था। भू राजस्व कर किसके आधार पर लागू किया गया था? ध्यान रखना, दर तालिका के आधार पर। ठीक है, एक होता है बेटा नाबाद। नाबाद मतलब ऐसी भूमि जिसमें खेती नहीं होती। ठीक है, ऐसी भूमि जिसमें खेती नहीं होती, मतलब जिसमें खेती नहीं होती उस भूमि को क्या कहते हैं बेटा? नाबाद भूमि कहते हैं। ठीक है, अनुपजाऊ भूमि कहते हैं या नाबाद भूमि कहते हैं, जिसमें खेती नहीं होती। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि दर तालिका के आधार पर कर का निर्धारण हुआ और कितना कुल उत्पादन का 57 से 81% उस पर कर लागू कर दिया गया था। ठीक है, ये इसका तीसरा चरण है। इसका चौथे चरण की बात करें, इसका चौथा चरण बेटा अनाज के नगद में परिवर्तन या मूल्य में परिवर्तन। अनाज के नगद में परिवर्तन, कैश में परिवर्तन। नगद का मतलब क्या था? रुपया। उनमें परिवर्तन, मूल्य परिवर्तन कर देगा। तो इसने क्या कहा कि जितना जो बाजार अपने किसी भी व्यक्ति, जो स्थानीय बाजार है ना, स्थानीय बाजार, पहले तो उसमें निरीक्षण कराएंगे। अकबर ने कहा था कि अनाज का नगद मूल्य परिवर्तन कब किया जाएगा? जो पहले तो स्थानीय बाजार है उसके अंदर अपन निरीक्षण करेंगे। अकबर ने कहा था 10 साल तक निरीक्षण करेंगे,
और उसके बाद में ही उसका क्या है मूल्य में परिवर्तन किया जाएगा। उसको क्या कहते हैं बेटा, अनाज में नगद मूल्य परिवर्तन। तो ये राजा महाराजा थे अपने हिसाब से करते थे, ठीक है। इसमें आपको ज्यादा बात याद नहीं रखनी, इतना याद रखना है भाई 10 वर्षों के बाद मूल्य में परिवर्तन किया जाता था। अगली चीज अपने इंपॉर्टेंट है भू राजस्व का संग्रहण। देखो इसमें आपके थोड़ा सा ना कौन करता है कौन नहीं करता, ये टर्म्स पूछ लेता है कभी कभार। भू राजस्व का संग्रहण मतलब जो टैक्स लेता था वो टैक्स का संग्रहण कैसे होता और कैसे केंद्र तक जाता था, अपने मुगल राजा तक जाता था, उसके बारे में। अब देखो स्पेशल जो राजा थे गांव में रहते थे, तो गांव पब्लिक गांव में रहती थी, जनसंख्या क्योंकि हमें पता 85% कहाँ रहती थी, गांव में निवास करती थी। तो गांव से कर को कलेक्ट करने का कार्य कौन करता था बेटा, गांव से पटवारी। देखो ये पटवारी की पोस्ट मुगल राजा के टाइम से निकाली हुई है। मुगल राजा के टाइम में क्या होता है, एक पटवारी होता था, वो क्या करता था, गांव से कर इकट्ठा करने का कार्य करता था, ठीक है, कर बोल सकते हैं अपन, ठीक है। अब गांव से कर कृषि ज्यादातर भाई अपने पढ़ा है कि भारत की जनसंख्या लगभग 70% कृषि पर आधारित है। जो कृषि का कर था वो गांव में पटवारी कलेक्ट करने का कार्य करता था। कौन करता था, कलेक्ट। तो इसकी सबसे छोटी इकाई गांव मानी जाती है, ध्यान रखना। भू राजस्व कर की सबसे छोटी इकाई कौन होती है बेटा, गांव, क्योंकि गांव से ही कलेक्ट करना शुरू करते थे, गांव ही थी छोटी इकाई। अब देखो एक होता है मुकदम, ये कोई उसने एक पद बनाया था अकबर ने, क्या, मुकदम। ये क्या होता है, गांव का मुखिया होता था, जो गांव का मुखिया होता था उसको क्या कहते थे बेटा, मुकदम कहते थे। तो इस मुकदम के द्वारा क्या गांव का कर कलेक्ट किया जाता है और वो जाता पटवारी के पास, पटवारी से जाता अमीन के पास और अमीन से जाता मुगल राजा के पास। तो इसके अलग अलग अपने जो पहले गांव की बात करें, गांव से कलेक्ट करने का कार्य कौन करता था, मुकदम करता था। मुकदम कौन होता था, ये एक पद था जो अकबर के द्वारा निर्धारित किया गया था और ये गांव का मुखिया होता था, ठीक है। ये कर कलेक्ट करके देता पटवारी को और पटवारी इसको कलेक्ट करके देता किसको, अमीन को, ठीक है, किसको देता, अमीन को। तो एक कड़ी ये बनाया थी, ये मुखिया होता था। अब देखो कर कलेक्ट करता था ना मुकदम, तो यह कर कलेक्ट करने के लिए बेटा जितना कलेक्ट करता था उसका 2.5% खुद रखता था। भैया कर कलेक्ट कर रहे हैं तो इसका 2.5% तो खुद रखता था, ठीक है। और बाकी बचा हुआ किसको देता था, पटवारी को या अमीन को। ये अमीन एक बहुत बड़ा पद था और ये ध्यान रखना अमीन का पद किसने बनाया था, यह शाहजहां के द्वारा विकसित किया गया था। अमीन का पद किसके द्वारा, शाहजहां के द्वारा अमीन का पद बनाया गया था, ठीक है। अब इसका कार्य क्या रहता था, अमीन का मुख्य कार्य क्या होता था, भू राजस्व कर का कलेक्ट करना, भू राजस्व कर को कलेक्ट करना, भू राजस्व कर का संग्रहण करना, ये इसका मुख्य कार्य होता था। इसके बाद में 2-3 टर्म है वो बता रहा हूं मैं। एक होता है मुकद कास्ट, खुद कास्ट, ये 3-4 टर्म है, इनसे ध्यान रखना है। एक होता है पाही कास्ट, मुकुद कास्ट, पाही कास्ट, और तीसरा होता है मुजारियन। ये टर्म है, पूछ सकता है, ध्यान रखना। देखो खुद कास्ट का मतलब क्या हो गया, वो व्यक्ति जो खुद की खेती के ऊपर फसल उत्पादन करता है वो खुद कास्ट कहलाता है। जो अपनी भूमि पे खेती करता है, अपनी भूमि पे, वो क्या कहलाता है, खुद कास्तन, ठीक है। अपनी भूमि पे कृषि उत्पादन करना है, खुद कास्तन, वो व्यक्ति खुद कास्तन कहलाता था। पहिर कास्तन, ये पाही कास्तन का मतलब क्या हो गया बेटा, कि मान लो कि एक व्यक्ति जिसके पास बैल है, क्या, बैल प्लस हल है उसके पास, लेकिन वो अपने गांव में कृषि ना करके दूसरे गांव में जाके अगर कृषि कर रहा है तो उस व्यक्ति को क्या कहेंगे अपन, पाही कास्ते, ठीक है। एक है मुजारियन, मतलब वो व्यक्ति जो इनाम में मिली हुई भूमियों पर कृषि करते हैं। या ऐसे बोल सकते हैं अपन
कि ठेके पे लेके कृषि करता है, ठीक है। जैसे पंजाब हरियाणा की तरफ जाओगे तो यहाँ पे क्या है कि अपने एकड़ के अंदर एक एक एकड़ ले लेते हैं और उसका ठेका ले लेते हैं और उस पर खेती करते हैं, तो वो किसान क्या कहलाते हैं, मुजारिम किसान कहलाते हैं। ये तीनों टर्म आपको याद रखना है बेटा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसके बाद में वही हड़प्पा सभ्यता है जो अपने पढ़ ली। आपको हड़प्पा सभ्यता में याद रखना अर्ली फूड प्रोडक्शन यून भी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, अर्ली फूड प्रोडक्शन यून। हड़प्पा सभ्यता को अर्ली फूड प्रोडक्शन यून के नाम से जाना जाता है। बौद्ध काल में आपको ध्यान रखना है, बौद्ध काल के अंदर थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा मैं बता देता हूं, इसके बाद में लास्ट काल अपना बौद्ध। मुगल काल आपको याद रखना बेटा, मुगल काल में बहुत सारे कर वर वाला ये सिस्टम याद रखना है। कर की परिभाषा आ सकती है, क्या होता है कर, ये मैंने बता दिया आपको। बौद्ध काल, इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोहा इसका प्रयोग होता है। लोहे के औजारों का प्रयोग क्या करता है, ठीक है, लोहे के औजारों का, लोहे के औजारों का प्रयोग इसमें क्या था, ध्यान रखना आपको, बौद्ध काल में शुरू हो गया था। इस काल के अंदर भूमि पर स्वामित्व हो गया था। इससे पहले जितने भी अपने काल पढ़े उन कालों के अंदर क्या था, किसी भी व्यक्ति का निश्चित कोई भूमि पर स्वामित्व नहीं था। मतलब एक किसान को अपनी भूमि का पट्टा के अंदर सरकार द्वारा पट्टा निर्वचित करके पट्टा दिया जाता था कि ये भूमि तुम्हारी है। गांव में सिंचाई की चैनलों की व्यवस्था हो गई थी इस बौद्ध काल में, ठीक है, तो गांव में भी सिंचित खेती चालू हो गई थी। भवनों व आश्रम भवनों का निर्माण हो गया था। ठीक है, इसके बाद में आता है बेटा मौर्य काल। मौर्य काल में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, वो होती है पशुपालन पर ध्यान दिया गया था। किस पे, पशुपालन पर। पशुपालन पर किस काल में ध्यान गया था, तो मौर्य काल में ध्यान दिया गया था, ठीक है। इसी वजह से इस काल को और एक नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाता है, गहापति। गहापति, गहापति के नाम से किस काल को जाना जाता है, ध्यान रखना, मौर्यन काल को जाना जाता है, ठीक है। या गहापति, मौर्यन काल या गहापति का अपन मतलब समझे तो इसका मतलब होता है अधिक भूमि के मालिक। गहापति जो टर्म यूज की गई जाती थी वो किसके लिए की जाती थी, जिसके पास अधिक भूमि होती थी, अधिक भूमि के मालिक के लिए। बेटा मोटा मोटा यही है। इसके बाद में अपना स्वदेशी तकनीक आ जाती है। स्वदेशी तकनीक में वही अपने जैसे अपने पूर्वजों ने या किसी समुदाय के द्वारा नहीं कर जो अपनों कृषि विरासत के द्वारा, कृषि विरासत की परिभाषा क्या होती है,